हेलो बच्चों, तो आज जो टॉपिक रिवीजन में हमने लिया है दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। तो एक ओवरव्यू देंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट, कि जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है अब तक। देखो, 4 लेक्चर में हमने मेन टॉपिक सारे मींस कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को 4 लेक्चर में हमने कंप्लीटली खत्म कर दिया। आज वन शॉट में कुछ बच्चों का था कि सर ब्रीफ में बता दीजिए, तो एक बार रिवीजन हो जाएगा चूंकि एग्जाम का टाइम है, राइट। तो वही कोशिश की जा रही है ब्रीफ में समझाने की। तो देखो, सबसे पहली चीज तो जो डाइजेशन है, ये आपका अगर बोला जाए कैसा प्रोसेस है, तो मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस कैसे? देखो, मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब ये है, देखा होगा, सबसे पहले क्या करते हो, फूड को इनटेक करते हो। इनटेक करके क्या करते हो, आपके टीथ क्या करते हैं, इसको कट करते हैं, है ना। कटिंग और क्या करते हैं, चिविंग, ठीक। तो इसका जो ब्रेकडाउन हुआ, भाई एक बड़ी सी चपाती ली, रोटी ली तुमने, दांतों ने उसको क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेकडाउन कर दिया, ठीक। इसको क्या बोला हमने, मैकेनिकल प्रोसेस। इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया दांतों ने। अब क्या होगा, अब इसमें देखो ध्यान से, इसमें क्या होगा, इन सबके चारों तरफ सलाइवा हमारा क्या करेगा, कहने का मतलब एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी। क्या होगी, एंजाइमेटिक रिएक्शन। और ये एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये तो हुई काहे की, बक्कल कैविटी की बात। ठीक, आप स्टमक में चले आओ, सेम चीज आपके स्टमक में। भाई अगर हम स्टमक की बात करें तो हमारा कुछ इस तरीके से स्टमक रहता है ना। स्टमक में ये हमारी क्या है, इसको हमने मान लिया इसोफेगस को ही हम फूड पाइप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फूड पाइप, ठीक। यहां पे ये स्फिंक्टर होता है। क्या होता है, स्फिंक्टर मतलब सर्कुलर मसल टाइप होती है, कि ये जब बंद हो जाएगा तो नीचे का जो फूड है वो ऊपर नहीं जा पाएगा। इसको बोलते हैं हम अपर स्फिंक्टर, मींस ढक्कन कह सकते हो, अपर ऊपर वाला, है ना। और ये नीचे का क्या है, ये है लोअर स्फिंक्टर। लोअर स्फिंक्टर मींस नीचे का। इससे फायदा ये होगा कि जो फूड आपके स्टमक में आ गया है, ये वापस नहीं जाएगा। कई बार क्या होता है, ये स्फिंक्टर लीक हो जाता है, मींस खाने के टाइम प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाता है। तो होता क्या है कि हमें जब ये ऊपर की तरफ जब जाता है, तो इसीलिए कभी कभी होता ना कि डकार टाइप आ जाती है। तो भाई यहां पे ये एरिया जो है, इसको बोलते हैं फंडस। अभी हम स्टमक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो फंडस का जो ये एरिया होता है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे खाली गैस होती है। जब गैस ज्यादा हो जाती है तो ये जो है क्या, डकार के साथ बाहर निकलने की कोशिश करती है। कई बार ये स्फिंक्टर लूज हो जाता है, तो नीचे का जो एसिड है ये भी बाहर आ जाता है, इसीलिए मुंह में अजीब सा शार सा या खट्टापन एसिडिक सा लगने लगता है, राइट। हाँ, तो ये लोअर स्फिंक्टर हुआ। ये क्या काम करता है, ये यहाँ पे जो कंट्रोल करता है कौन कितना फूड यहाँ पे आएगा, है ना। और फूड वापस प्रिवेंट मतलब वापस न जाने पाए, इसको प्रिवेंट करता है। अब दूसरी बात, यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर रहता है। यहाँ पे एक स्फिंक्टर रहता है जिसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। ये तुम्हारा जो स्टमक होता है, ये मिक्सर ग्राइंडर की तरह काम करता है। मींस अगर देखोगे इसको, अगर वीडियो में देखा जाए तो कुछ इस तरीके से, जैसे मिक्सर ग्राइंडर नहीं ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ऐसे ऐसे तो घुमाता है। भाई दांतों से तुमने काट के इतना छोटा छोटा तो कर दिया, लेकिन
ये क्या एब्जॉर्ब करने लायक हुआ? इस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जैसे मिक्सी में अगर कुछ डालते हो, जैसे प्याज डालना है तो खड़ा ना डाल के उसको क्या करते हैं, 4 टुकड़े में कर देते हैं, लेकिन 4 टुकड़े से काम नहीं चलता, हमको और छोटा करना है, तो वो और छोटा करने का काम स्टमक करता है, मिक्सर ग्राइंडर का काम है ना। इसको बोलते हैं चर्निंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? चर्निंग प्रोसेस। मतलब स्टमक में कौन सा प्रोसेस हुआ? स्टमक में होता है आपका चर्निंग प्रोसेस एक तरीके से, राइट। तो ये हो गया चर्निंग। अब धीरे धीरे बात करते हैं, हाँ, तो ये जो मिक्सर ग्राइंडर जो चर्निंग प्रोसेस, ये भी मैकेनिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस। और उसके बाद जो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस होता है, वो गैस्ट्रिक जूस कैसा काम करेगा? बायोकेमिकल प्रोसेस की तरह। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, डाइजेशन मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, बेसिक टर्म में अगर सिंपल शब्दों में डाइजेशन को बोला जाए तो क्या कह सकते हो? व्हाट इज डाइजेशन? व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन में करते क्या हो? रोटी खाई तुमने या चावल खाया, तो रोटी और चावल कहां तक ये डाइजेशन जाएगा? तो भाई अगर बात की जाए तो ये है एक आपका कॉम्प्लेक्स फूड। क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड। रोटी, चावल, दाल, सब्जी, या कह सकते हो अनएब्जॉर्बेबल फूड, है ना, जो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। इसको इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, इंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, और इसको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, इतने छोटे छोटे टुकड़ों में कि ये जो है एब्जॉर्ब हो पाए, एब्जॉर्ब हो पाए, है ना। ये मोस्ट सिंपलर फॉर्म, मोस्ट सिंपलर फॉर्म कह सकते हो। कॉम्प्लेक्स फूड से मोस्ट सिंपलर फॉर्म बनाना डाइजेशन है। कह सकते हो कॉम्प्लेक्स फूड या अनएब्जॉर्ब फूड को एब्जॉर्ब मींस एब्जॉर्प्शन तक डाइजेशन चलता है। भाई डाइजेशन का मेन मकसद क्या है? डाइजेशन का मेन मकसद यही है ना कि जो कुछ आप खाते हो एंजाइमेटिक रिएक्शन वहां से हो और वो जाके हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके एब्जॉर्ब हो जाए, यही तो हमारा डाइजेशन है, ठीक है। तो इन लेमैन लैंग्वेज में बोला जाए तो इस रोटी को, रोटी के अंदर क्या है भाई? रोटी के अंदर आपके प्रोटीन भी है ना, कार्बोहाइड्रेट भी है और फैट भी है, लेकिन क्या प्रोटीन प्रोटीन के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो सकता है? नहीं हो सकता। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। फैट क्या फैट के फॉर्म में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, राइट। भाई प्रोटीन को डाइजेशन के लिए अमीनो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए मोनोसैकेराइड के फॉर्म में, फैट को कन्वर्ट करने के लिए ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी मोस्ट सिंपलर फॉर्म में, वहीं पे जाके ये डाइजेस्ट होता है, ठीक। तो ये बात रही एक ब्रीफ ओवरव्यू डाइजेशन की। अब ये डाइजेशन देखो, अगर ध्यान से बात की जाए कि ये डाइजेशन कहां से शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है, तो ये होता है ओरल कैविटी। इसको हम बोलते हैं ओरल कैविटी। मींस ओरल कैविटी बोले तो हमारा माउथ, हमारे मुंह से डाइजेशन शुरू होता है, और ये पोर्शन होता है एनस का। किसका? एनस का। एनस का मींस ओरल कैविटी से फूड अंदर गया और अनडाइजेस्टेड फूड जितना है वो नीचे से बाहर निकल गया। तो ये कंप्लीट माउथ बोले तो ओरल कैविटी से लेके एनस तक ये हमारा होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, राइट। अब इसमें क्या क्या देखो, ओरल कैविटी आ गया। ओरल कैविटी में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले ओरल कैविटी में आ जाएगा आपके टीथ। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आ जाएगी टंग। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा फेरिंग्स, ठीक। तो ये तो बात हो गई ओरल कैविटी की। ओरल कैविटी से नीचे आएंगे तो ये आ जाएगा इसोफेगस। इसोफेगस कहां पे खुलेगा? स्टमक में। स्टमक के बाद वाला पोर्शन कौन सा होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। और लार्ज इंटेस्टाइन कहां पे खत्म होगा? एनस पे। तो कुल मिला के यहां से लेके यहां तक ये कंप्लीट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या कंप्लीट हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है, ठीक। इसी के बारे में हमको स्टडी करना है कि इसके हर पोर्शन में किस तरीके से और क्या क्या होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। इसको भी देख लो भाई, क्या है? इसोफेगस है, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड पाइप भी बोलते हैं, है ना। वही चीज जो थी, एक डायग्राम और मिल गया तो दिखा देते हैं। ये लीवर है। लीवर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं, मींस एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम का तो खैर ही है, लेकिन कोई भी डाइजेस्टिव जूस, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम हमारा लीवर सिक्रीट नहीं करता है। कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम हमारा लीवर सिक्रीट नहीं करता है, ये बहुत कम लोगों को पता है। लार्जेस्ट ग्लैंड है ये, देखा जाए तो, राइट। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, राइट। इसके बाद दूसरा आता है ये गॉल ब्लैडर, ठीक। और यही स्टमक के पीछे की तरफ, स्टमक के पीछे की तरफ लगा रहता है पैंक्रियाज। ये है हमारा स्टमक, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। लार्ज इंटेस्टाइन में भी अगर बात करें तो ये है आपका अपेंडिक्स। क्या है? अपेंडिक्स। दूसरा ये पोर्शन जो है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन। क्या बोलते हैं? असेंडिंग। देखो समझते चलो हर चीज। असेंडिंग कोलन, इस पोर्शन को, ये जो ट्रांसवर्स सेक्शन है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। ये जो नीचे की तरफ है, इसको बोलते हैं, नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कोलन, ठीक। ये कोलन का ही पार्ट है। यहीं पे ये जो पोर्शन है, ये एस शेप का है, इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलन, सिग्मोइड कोलन, ठीक। फिर ये जो है बैग ऑफ फीसेस, बैग ऑफ फीसेस, जितना अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो एक बैग में जाके इकट्ठा होता है, जिसको बोलते हैं रेक्टम। उसको क्या बोलते हैं? रेक्टम, ठीक। और रेक्टम से ही कनेक्टेड होता है एनस, जो है एग्जिट पॉइंट बॉडी का, ठीक। तो मुंह एंट्री पॉइंट हुआ और एनस आपका एग्जिट पॉइंट हुआ। तो इस तरीके से ये आपका एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं सबसे पहले हम ओरल कैविटी से। कहां से? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में सबसे पहले आता है टंग। क्या आता है? सबसे पहले आता है टंग, ठीक है। टंग के होते हैं दो पार्ट, दो पोर्शन में हमारी टंग है, ठीक। दो पोर्शन में हमारी टंग होती है, इसको बोलते हैं ओरल पार्ट, ओरल पार्ट, और इसको बोलते हैं फेरिंजियल पार्ट, फेरिंजियल पार्ट। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ओरल पार्ट आगे वाले हिस्से से कनेक्टेड होता है, इसलिए ओरल पार्ट। ये फेरिंग से जाके मिलता है, इसको बोलते हैं पीछे का, यानी फेरिंजियल पार्ट, ठीक है। ये जो पार्टीशन होता है, डिवाइड करता है, इसको बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस, सल्कस टर्मिनलिस। देखो कोई भी टिपिकल टर्मिनोलॉजी यहां पे इस्तेमाल नहीं करूंगा, सब कुछ बहुत डिटेल में मैंने ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम में कवर किया है। बस आसान सी चीजें, एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लो। टंग पे, या ये तो हमारा टंग हो गया, और यहां पे किसका सिक्रीशन होता है? सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन होता है। सलाइवरी ग्लैंड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, या सलाइवरी ग्लैंड कह सकते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन हमारे एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। सलाइवरी ग्लैंड एलिमेंट्री कैनाल से बाहर है, उनका जो सिक्रीशन होता है वो टंग में आता है। उनका जो सिक्रीशन, जो सलाइवा का सिक्रीशन करते हैं, वो आता है, जिसमें जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है कान के पास, जिसको बोलते हैं, हम अक्सर बोलते हैं पापा ग्लैंड, जिसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। कैसी होती है?
लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ठीक, ये देखो कान के पास। ठीक, एंकल ऑफ जा, एंकल ऑफ जा पे सब मैंडिबुलर ग्लैंड या सब मैक्सिलरी ग्लैंड होती है, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड होती है, राइट, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड होती है। ठीक है, तो पढ़ते चलो, कहीं कोई समस्या मेरे ख्याल से तो नहीं होगी। ओके, ये एंकल ऑफ जा पे होती है, और टंग के नीचे, जबान के नीचे भी सलाइवरी ग्लैंड होती है, जिसको सबलिंगुअल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक, कितने में होती, ये एक तरफ का दिख रहा है, ऐसी ही दूसरी तरफ है। अगर पूछा जाए टंग कितनी, तो 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। कितने पेयर? 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, है ना। तो 3 पेयर, तीन इधर और 3 उधर, यानी टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड हमारी बॉडी में रहती हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करती हैं। और क्या, किसका डाइजेशन, हमारे ओरल कैविटी में किसका डाइजेशन करती हैं? ओरल कैविटी में हमारे ये डाइजेशन करती कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का। भाई अक्सर कहा जाता है खाने को खूब चबा चबा के खाना चाहिए। क्यों भाई चबा चबा के खाना चाहिए? क्या फायदा होगा उससे? एक तो ये कि जो कॉम्प्लेक्स फूड था बहुत सिंपलर फॉर्म में टूट जाएगा। दूसरा ये कि जितने छोटे छोटे टुकड़े होंगे, इनमें चारों तरफ इनका सरफेस एरिया, जितने छोटे छोटे टुकड़े, जितने नंबर ऑफ टुकड़े हो जाएंगे, उतना ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाएगा और उस पे सलाइवा पूरी तरह से लिपट जाएगा, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, कहते हैं अगर सही से खाना खाओ, सही से खाना खाओ तो लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन 30% हमारे मुंह में हो जाता है, हमारे माउथ में हो जाता है। लेकिन क्या मोस्ट सिंपलर फॉर्म में ये टूटता है? बिल्कुल नहीं। कम ये भाई कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट से क्या निकलेगा? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में हमारा स्टार्च निकलेगा। क्या निकलेगा? स्टार्च निकलेगा। और जो एमाइलेज होता है, कौन सा एमाइलेज? सलाइवरी एमाइलेज, ये बक्कल कैविटी में होता है। केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, कोई फैट का डाइजेशन नहीं, कोई प्रोटीन का डाइजेशन नहीं, केवल 30% स्टार्च यानी किसका? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ पे होता है। और ये किसमें कन्वर्ट कर देता है? डाइसैकेराइड यानी माल्टोज में, माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन में, ठीक, में कन्वर्ट कर देता है, यानी 30%। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा तक देर तक चिविंग करनी चाहिए। जितना मुंह से चिविंग कर लोगे उतना पेट को कम काम करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये रही बात का है कि भाई सलाइवरी ग्लैंड की हमारी। अब और क्या होता है भाई? टंग तो होती ही होती है, टंग के साथ और क्या होता है? टंग के साथ होते हैं टीथ। क्या होते हैं? टीथ। अब भाई टीथ की कहानी, टीथ में जो सिस्टम होता है भाई, आगे के 2 इंसीजर, ठीक, ड्रैकुला वाले बगल से 2 निकले रहते हैं, उनको कैनाइन बोलते हैं। जो ड्रैकुला वगैरह होते हैं या खरगोश वगैरह होते हैं, उनके शार्प होते हैं, काफी बड़े होते हैं, कैनाइन काटने के काम में आते हैं, तो उनको कैनाइन बोलते हैं। फिर प्रीमोलर और लास्ट में मोलर। अगर हम नंबर की बात करें तो आगे से कितने रहते हैं? 2 आगे के इंसीजर। कैनाइन कितना? इधर से 1 रहता है ना, तो इसका नंबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्रीमोलर कितने? 2। और मोलर कितने? 2 + 1, या इसको कह सकते हो 3। ठीक, तो ये 1/4 पार्ट में कह सकते हो ना भाई। इसको अगर डिवाइड किया जाए इस तरीके से, तो 2 हो गए आपके इंसीजर, ध्यान से देखो, 2 हो गए इंसीजर, 1 हो गया कैनाइन, और 2 हो गए प्रीमोलर, और 3 हो गए आपके मोलर। ये जोड़ लो और मल्टीप्लाई बाई 4 कर लो, टोटल दांत निकल आएंगे कितने? 2 1 3, 2 5 3 8, और 8 × 4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 32। कहते हैं ना 32 दांत होते हैं। तो ये तो हमने एक पार्ट का 1/4 पार्ट लिया, 1/4 पार्ट, उसमें हमारे कितने हो गए? 8 हो गए। हो गए कि नहीं हो गए?
अब ध्यान से समझ, इसको हमने 2+1 क्यों लिखा, इसके पीछे की वजह देखो। इसको बोलते हैं मोलर टीथ को, जो लास्ट वाला 1 वाला है इसको बोलते हैं विजडम टीथ। विजडम टीथ एक्चुअली हमारे किसी काम का नहीं होता, जिसको अकल दाढ़ बोलते हैं। और ये कहा जाता है कि 20 से 25 साल की उम्र में आता है, लेकिन कई लोगों को तो बाद में भी आता है ना। एक अकल दाढ़ ये हो गई, देखो ध्यान से अगर बात किया जाए, एक ये हो गई, ठीक, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, हर तरफ आती। और कभी कभी किसी को 2 ही आती, 2 आती नहीं, किसी किसी को 1 को नहीं आती, किसी किसी को 4 आ जाती हैं, अलग अलग केस में है, ठीक। क्योंकि ये हमारे लिए पूरी तरीके से वेस्टिजियल है, किसी काम का नहीं है। इसको हम वेस्टिजियल बोलते हैं। एक्चुअली पहले क्या है, हमारे पूर्वज लोग ये कच्चा मांस वगैरह खाते थे, तो उसको चबाने की बहुत जरूरत पड़ती थी, तो ये चबाने में बड़ी मदद करते थे, है ना। अब इनकी नीड नहीं है, इसलिए कंप्लीट वेस्टिजियल हो गया, और धीरे धीरे करके पहले निकलते, धीरे धीरे करके बाद में निकलना शुरू हो गए, है ना। तो कहने का मतलब, अगर बात किया जाए फार्मूला के, टीथ की फार्मूले की, तो 2 1 2 3 2 1 2 3 ये फार्मूला होता है, ठीक। एक अपर पार्ट का ऐसे, इसका, ठीक, और इसका कर लो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, टोटल मिल जाएगा। ये क्या है आपका, इंसीजर हो गया कि नहीं हो गया, ये इंसीजर हो गए। ये एक क्या हो गया, ये कैनाइन हो गया। ये क्या हो गया, प्रीमोलर हो गया। और ये क्या हो गया, मोलर हो गया। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, क्लियर, ठीक। चलो भाई, अब देखो दांत की कहानी कुछ ऐसी है कि 3 तरीके के दांत हैं, 3 तरीके के 3 तरीके के दांत होते हैं। देखो, एक तो होते हैं थीकोडोंट, क्या बोलते हैं, थीकोडोंट बोलते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं थीकोडोंट, दूसरे को बोलते हैं हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट, और फिर बोलते हैं डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट। थीकोडोंट हमारे मैमल्स वगैरह में क्या है, ये थीकोडोंट होते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखो, ये दांत किसमें, गम्स में, यानी सॉकेट में है। दांत जो है किसके अंदर है, सॉकेट के अंदर एम्बेडेड है। ऐसे टीथ को हम बोलते हैं थीकोडोंट। हेट्रोडोंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे एक ही तरीके के दांत नहीं है, एक ही तरीके के दांत नहीं है भाई, कुछ इंसीजर है, कुछ कैनाइन है, कुछ प्रीमोलर है, कुछ मोलर है, अलग अलग तरीके के दांत हैं। इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है, इसलिए हेट्रोडोंट, क्योंकि अलग अलग काम के लिए अलग अलग दांत हैं। डाइफायोडोंट क्यों, ये 2 बार आते हैं। ऐसे दांत जो क्या होते हैं, इरप्ट इन ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम, क्या बोल सकते हो, इरप्ट इन ट्वाइस इन लाइफ टाइम, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो किड्स के केस में, किड्स के केस में देखते हैं, बच्चों के केस में। छोटे जो बच्चे होते हैं उनके केस में टीथ का क्या हिसाब किताब है, उसको देख लेते भाई। हाँ भाई, तो उनके भी देखो, सबसे पहले आगे के 2 दांत निकलते हैं, आगे के 2 दांत निकलते हैं, उसके बाद कैनाइन भी निकल आते हैं, ठीक। प्रीमोलर नहीं निकलते, मोलर में प्रीमोलर नहीं निकलते, यानी ये 0 होते हैं ना, तो प्रीमोलर को हम कर दें 0 और मोलर। अब ये किस हिसाब से निकलते हैं, देखो इंसीजर कितने, इंसीजर कितने, 2, ये 2 सबसे पहले निकल आते हैं। कैनाइन, कैनाइन 1, प्रीमोलर 0, मोलर कितने, 2 निकलते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, ये कितना हुआ, ये 1/4 का है, ठीक। 1/4 का कितना हो गया, 2 1 3 2 5, 5 इंटू कितना कर दो, 5 इंटू 4। भाई ये तुम्हारा माउथ है,
इसको 4 टुकड़े में बांट दो तो एक तरफ के दांत एक तरफ के दांत इधर छोटे बच्चों में 2 इंसीजर निकलेंगे, 1 कैनाइन निकलेगा, प्रीमोलर नहीं निकलते और 2 मोलर निकलते हैं। तो कितने हो गए ये 5, तो 5 इधर 5 इधर 5 इधर 5 इधर, तो टोटल कितने दांत हो गए 20 दांत। तो छोटे बच्चों के कितने दांत निकलते हैं 20। बात समझे। फार्मूले की बात करें तो 2102 ये फार्मूला है। दोनों चीजें पूछ लेते हैं भाई। बड़ों के केस में यही चीज 2123 2123 भाई, 2 हो गए इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। ओके, तो बड़े लोगों में फार्मूला 2123 याद रखो, छोटे बच्चों में 2102 ये फार्मूला है किसका, छोटे बच्चों का। क्लियर। अब देखो, अब ये हो गया हमारे क्या डायफायोडोंट है ना। ये जो दांत हैं ये दूध के दांत जिसको हम लोग बोलते हैं डिसिडुअस होते हैं, छोटे बच्चों में दूध के दांत। ठीक, अब टोटल दांत देखो ध्यान से, टोटल दांत होते हैं 32, छोटे बच्चों में 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार आते हैं। तो ऐसे कितने दांत हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 बार आते हैं, बताओ। ऐसे कितने दांत हैं जो सिर्फ 1 बार आते हैं, जिनको हम बोलते हैं मोनोफायोडोंट। क्या बोलते हैं, मोनो, बोलो भाई, मोनोफायोडोंट। ऐसे दांत जो सिर्फ 1 बार आते हैं वो कितने हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो भाई हमको पता है टोटल कितने 32, और डेसिडुअस कितने जो 2 बार आते हैं वो कितने टोटल 20, और दोनों को माइनस कर दोगे तो निकल के आएगा 12। यानी टोटल मोनोफायोडोंट 12 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में सिर्फ 1 बार आते हैं, जो सिर्फ 1 बार आते हैं। और ये जो 20 हैं इनको बोलते हैं मिल्क टीथ। ये कौन से हैं, किड्स में कौन से थे, इन्हीं को बोलते हैं मिल्क टीथ। ये दोबारा फिर परमानेंट टीथ आते हैं, राइट। तो 1 बार आने वाले दांत कितने 12, टोटल कितने 32, बच्चों के केस में 20। ये फॉर्मूले ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं और ऐसे भी शॉर्ट में पूछ लेते हैं, राइट। चलो भाई, ये बात हो गई दांत की। अब बात करें काहे की, फेरिंग्स की, है ना। काहे की बात करते हैं, फेरिंग्स की बात करते हैं। चलो भाई, फेरिंग्स का केस है। फेरिंग्स बेसिकली होता क्या है, तो कह सकते हो कि फेरिंग्स एक तरह का ये कॉमन स्पेस है, कॉमन स्पेस है किसके किसके बीच में, कॉमन स्पेस फॉर एयर एंड फूड। जब हम सांस लेते हैं, चाहे नाक से लो चाहे मुंह से लो, वो भी फेरिंग्स में जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो डिग्लूटिनेशन के बाद वो कहां पे, जो खाना खाते हैं वो भी फेरिंग्स में, फूड और एयर के लिए। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये तुम्हारी इस तरीके से ना, इस तरीके से पाइप रहती है, इसको हमने फूड पाइप या इसोफेगस बोल दिया, इसको हमने विंड पाइप बोल दिया, विंड पाइप बोल दिया, ठीक। और हाँ, और इसी जगह पे ऊपर की तरफ यहां पे ये तुम्हारा नोज है, नोज है। अब ये जो खाना है, ये जो खाना तुमने खाया, ये कहां, फेरिंग्स में गया। अब देखो, फेरिंग्स में गया तो 2 चांसेस बनते हैं, 2 चांसेस। एक तो ये विंड पाइप में जा सकता है, दूसरा ये फूड पाइप में, एक तीसरा भी बनता है, ये नोज में भी जा सकता है। कहां जा सकता है, नोज में जा सकता है, नोज में भी फूड जा सकता है। कई बार देखते हो कि छिचनी टाइप आ जाती है, बच्चे को खांसी आ जाती खाते समय, तो नाक से या वोमिट वगैरह होती तो नाक से खाना निकल आता है, राइट। तो क्यों निकल आता है, क्योंकि सिस्टम बिगड़ जाता है फेरिंग्स का। अब खाना तो तुमने खा लिया, वो खाना तुम्हारा विंड पाइप में भी जा सकता है, वो खाना तुम्हारा फूड पाइप में भी जा सकता है, वो खाना तुम्हारा नाक में भी जा सकता है। मैकेनिज्म देखो, नेचर का मैकेनिज्म देखो ध्यान से। तो देखो, ये तुम्हारा फेरिंग्स का पोर्शन है, ठीक। नाक, ये तुम्हारी नोज है, ये तुम्हारी नोज है,
ये तुम्हारी नोज का पोर्शन है। नोज के पीछे के पोर्शन को हम नेजोफेरिंक्स बोलते हैं। ये तुम्हारा माउथ है, ये जो खाते हो फूड भी यहां जाता है। फूड के पीछे मतलब माउथ के पीछे वाले पोर्शन को हम ओरोफेरिंक्स बोलते हैं। और दूसरा ये तुम्हारा लैरिंग्स है, इधर लैरिंग्स के सामने वाले पोर्शन को लैरिंगोफेरिंक्स बोलते हैं। ठीक, तो 3 पार्ट होते हैं किसके, हमारे फेरिंक्स के। अब ध्यान से देखो कि तुमने खाना खाया, टंग से गया फेरिंग्स में। अब ये भाई फूड पाइप में भी तुम्हारे जा सकता है, वो सॉरी विंड पाइप में ना जाने पाए, इसीलिए एक पार्ट लगा होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जैसे ही निगलते हो वो जो निगलने का प्रोसीजर है, जैसे ही यहाँ पे देखो, जैसे डिग्लूटिनेशन किया तुमने, निगला किसी चीज को, वैसे ही वो एपिग्लॉटिस फैन की तरीके का होता है और वो क्या करता है, विंड पाइप को बंद कर देता है, विंड पाइप को क्लोज कर लेता है यहाँ पे। तो खाना यहां न जाके खाना इसमें जाता है, किसमें, फूड पाइप में। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि एक चीज होती है, हाँ ध्यान से देखो इधर, हाँ ये देखो, इसको बोलते हैं युवला। क्या बोलते हैं, युवला, है ना। जब आ करोगे तो ये दिखता है तुमको, ये लटकते हुए। कभी सोचा इसका काम क्या है? इसका काम होता है कि जब आप फूड खाते हो तो फूड को प्रिवेंट करता है नोज में जाने से, प्रिवेंट करता है नोज में जाने से, ऊपर जाने से। यानी फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस ये विंड पाइप में नहीं जाने देता, और ओवुला जो होता है ये नोज में नहीं जाने देता। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है भाई, ये फूड पाइप हो गई, ये हो गई, और ये तुम्हारा किसका, नोज का पोर्शन हो गया, और ये कॉमन स्पेस हो गया, है ना। तो फूड तुमने खाया, यहां आया तो ऊपर की तरफ ओवुला बैठा हुआ है, वो यहां नहीं जाने देगा। यहां पे एपिग्लॉटिस ने इसको बंद कर लिया, तो बचा एक ही चीज, फूड पाइप। तो फूड खाली फूड पाइप में जाता है, विंड पाइप में क्यों नहीं जाता, एपिग्लॉटिस नहीं जाने देता। ठीक, इधर क्यों नहीं जा रहा है, ये युवला बैठा हुआ है, राइट। तो ये काम हो गया युवला। कभी सोचा है आ करो तो ये लटकते हुए दिखता है ना। चलो भाई, ये बात हो गई। अब देखो, ओरल कैविटी की बात कर ली हमने, है ना। अब बात करते हैं इसोफेगस की। किसकी, इसोफेगस की। इसोफेगस में क्या होता है, तो देखो पहली चीज तो इसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव प्रोसेस नहीं होता है, ये मस्कुलर होता है। इसमें पूरे इसोफेगस में इस तरीके से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि फूड खाया तुमने और सीधा ढप से आके गिर जाए, ऐसा नहीं होता, है ना। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या सिक्रीट होता है, म्यूकस का सिक्रीशन होता है, सिर्फ और सिर्फ म्यूकस का सिक्रीशन होता है। और म्यूकस क्या करता है, चिपचिपा बना के रखता है फूड को। ठीक, तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ फूड। ठीक, तो क्या करता है ये, कोई भी डाइजेशन का किसी भी तरीके से कोई काम नहीं करता है। डाइजेशन में खाली माउथ पार्टिसिपेट करता है, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी एमाइलेज की मदद से जो स्टार्च को डाइसैकेराइड, माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में चेंज कन्वर्ट कर देते हैं। यानी अभी भी कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन पूरी तरीके से हुआ नहीं, राइट। ठीक, अब ये सारा का सारा फूड आ गया तुम्हारे स्टमक में। कहां आ गया, स्टमक में आ गया। अब समझो भाई, सारा का सारा फूड तुम्हारे आ गया स्टमक में। ठीक, सारा का सारा फूड तुम्हारे स्टमक में आ गया। ये इसको बोलते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक, एक और देखो भाई पार्ट की बात करते हैं अब हम। स्टमक के भी 4 पार्ट होते हैं, स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। एक ये हो गया फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरस। इसको बोलते हैं
फंडस, इसको बोलते हैं कार्डियक, इसको बोलते हैं बॉडी, और इसको बोलते हैं पाइलोरस। ठीक, तो ये भाई 4 पार्ट में बटा हुआ होता है। ओके, ये बात हो गई भाई। अब फूड यहां से आता है, आया फूड सबसे पहले कहां जाएगा? स्टमक के किस पार्ट में जाएगा? तो स्टमक के कार्डियक पोर्शन में सबसे पहले फूड जाएगा। फंडस में क्या होता है? फंडस में कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ गैस होती है। कभी कभी पेट जब फूल जाता है तो वो गैस कहाँ होती है? वो इसी फंडस एरिया में रहती है। डकार क्यों आती है? यहां पे गैस जब ज्यादा हो जाती है तो ये गैस निकलने की कोशिश करती है, राइट। तो सबसे पहले भाई क्वेश्चन पूछते हैं कि फूड इसोफेगस से या मुंह से जब खाते हैं तो स्टमक के किस पोर्शन में जाता है? तो कार्डियक पोर्शन में जाता है। क्लियर? कार्डियक पोर्शन में भाई फूड गया। अब कार्डियक पोर्शन में अगर फूड जाता है तो भाई यहां पे क्या रहती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रहती हैं। क्या रहती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। एक चीज और, इसको बोलते हैं लोअर स्फिंक्टर। लोअर स्फिंक्टर, चूंकि कार्डियक से कनेक्टेड फूड कहां जा रहा है भाई? कार्डियक सेक्शन में जा रहा है, इसीलिए इसको कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। इसको कार्डियक स्फिंक्टर के नाम से भी जाना जाता है, बराबर। यहां पे भाई अब गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन कौन सी होती है स्टमक में? सबसे पहले गोबलेट सेल्स होती हैं। गोबलेट सेल्स क्या करती हैं? म्यूकस को सिक्रीट करती हैं। ठीक, फिर पैराइटल सेल्स होती हैं। पैराइटल सेल्स क्या करती हैं? ये HCl का सिक्रीशन करती हैं। ठीक, HCl का सिक्रीशन करती हैं, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन करती हैं। ठीक, फिर बची आपकी चीफ सेल्स। क्या बची? चीफ सेल्स। चीफ सेल्स क्या करेगी? ये पेप्सिनोजन एंड रेनिन का सिक्रीशन करते हैं। प्रोरेनिन का। किसका? प्रोरेनिन। अब प्रोरेनिन का ध्यान रखना, डबल एन है। प्रोरेनिन जब भी लिखते हो तो ध्यान रहे डबल एन है। ठीक, इन्होंने क्या किया? HCl का और CIF, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक, गोबलेट सेल्स किसका? म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। ये गोबलेट सेल्स कहां पे? गोबलेट सेल्स ये क्या करती हैं? ये म्यूकस को सिक्रीट करती हैं, और ये स्टमक की जो लाइनिंग होती है, स्टमक की जो लाइनिंग होती है, इस पे म्यूकस की लेयर पूरी मेंटेन करके रखती हैं। क्यों? क्योंकि स्टमक में क्या रहता है? स्टमक में हाई एसिडिक HCl रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। अब सवाल ये उठता है कि इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है? तो भाई देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सबसे पहले देखो हमने खाया, ठीक, हमने खाया भाई सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम है ना। ये क्या है? एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है। लेकिन पूरी तरीके से क्या बैक्टीरिया खत्म हो जाता है मुंह में? ऐसा नहीं है, कुछ बहुत आता है तो यहां पे HCl इंतजार करता रहता है, आ जाओ बेटा। ठीक, जैसे ही फूड आया HCl में मिला, वैसे ही जितने बैक्टीरिया वो तो सब खत्म। तो क्या HCl का सिर्फ काम बैक्टीरिया को मारना ही है? ऐसा नहीं है। HCl कहां से? ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल। पैराइटल सेल को ही हम ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक, जो HCl का सिक्रीशन करती हैं। HCl का सिक्रीशन करती हैं, ठीक है। लाइक दिस। अब देखो HCl से और क्या क्या होता है?
यहाँ पे जो चीफ सेल हैं जो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का सिक्रीशन करती हैं, तो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन ये जाइमोजन है, मींस इनएक्टिव फॉर्म में है। क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में है। ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन डाइजेशन के लिए। किसके लिए? प्रोटीन डाइजेशन के लिए। तो देखो ध्यान से, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, याद रहे यहां पे जो प्रोरेनिन है ये डबल एन वाला है। अगर सिंगल एन लिख दिया आपने, रेनिन अगर लिख दिया, तो ये रेनिन कहां पे? किडनी में सिक्रीट होता है, इतना ध्यान रखना। स्टमक की बात जब भी करेंगे यहां पे डबल एन वाला रहेगा। पेप्सिनोजन को ठीक HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है HCl की मदद से। ठीक, अब फिर पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को पेप्टाइड्स में, भाई प्रोटीन क्या है? एक तरह का पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक, अब ये जो प्रोरेनिन है HCl, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? रेनिन में। ठीक, तो सोच के देखो, अगर किसी की बॉडी में पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल खराब हो जाएं, तो उसकी बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन लगभग बहुत कम हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, प्रोटीन बहुत ध्यान समझना, प्रोटीन पेप्सिन की मदद से किसमें टूटता है? पेप्टाइड प्लस प्रोटीएजेस। पेप्टाइड प्लस प्रोटीएजेस। अब पेप्टाइड क्या पेप्टाइड के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो सकते हो? ये सिंपलर फॉर्म है क्या? बिल्कुल नहीं। सिंपलर फॉर्म तो प्रोटीन का अमीनो एसिड होता है। तो स्टमक में किसमें टूटा? पेप्टाइड और प्रोटीएजेस में। ठीक, ये रेनिन फिर क्या करेगा? रेनिन कुछ एक तरह का और प्रोटीन होता है स्टमक में, जिसको बोलते हैं केसीन। केसीन प्रोटीन बच्चों में जो मदर फीडिंग बच्चे होते हैं उनमें खूब होता है। ये कैल्शियम की मदद से बना लेता है कैल्शियम पैराकेसिनेट। ये किसकी मदद से? ये कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, जिसको हम CIF बोलते हैं। CIF कौन सिक्रीट करता है? हमारी ऑक्जेंटिक सेल CIF को सिक्रीट करती हैं। इसी को बोलते हैं कर्डलिंग, दूध से दही बनना, कर्डलिंग। ठीक, कर्डलिंग। याद करो कि कोई बच्चा जब दूध पीता है, बच्चा हो चाहे बड़ा हो, दूध पिएगा और तुरंत वोमिट जब हो जाती है, तो क्या दूध निकलता है क्या? ध्यान दो, वो कहां पे? दही की तरह निकलता। थक्के जम जाते हैं, मतलब तुरंत पिया और तुरंत वोमिट किया तो भी दूध नहीं, कर्डलिंग होती है। अगर स्टमक में पहुंच गया तो दही के फॉर्म में निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि केसीन कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर और कैल्शियम की मदद से कैल्शियम पैराकेसिनेट बना लेता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं कर्डलिंग। ठीक, अब ये जो कैल्शियम पैराकेसिनेट होता है, ये रेनिन की मदद से, किसकी मदद से? रेनिन की मदद से, रेनिन की मदद से पेप्टाइड और प्रोटीएजेस बना लेता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो चीफ सेल ने जो बनाया, भाई अगर पैराइटल सेल में समस्या आ जाए तो ये आपकी चीफ सेल्स चाहे जितना पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन बना दें, प्रोटीन का डाइजेशन होगा ही नहीं। केसीन प्रोटीन बच्चे दूध पी पाएंगे ही नहीं, मतलब हजम ही नहीं होगा। राइट, तो HCl सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्या काम करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है। ये एक्टिवेशन का भी काम करता है। और क्या काम करता है? और भी कुछ जरूरी काम है। ये जो HCl होता है, जब हम क्या करते हैं, जैसे बारिश का टाइम आता है, ठंडी के टाइम में पालक वाला खूब खाते हैं, मीन्स आयरन रिच कह सकते हो, वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं, कुछ भी आयरन खाते हैं, तो हमारी बॉडी में जो आयरन है जो हमको मिलता है वो फेरिक के फॉर्म में मिलता है।
और फेरिक के फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होता। फेरिक के फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होता। HCl की मदद से ये फेरिक से फेरस बन जाता है। क्या होता है? फेरिक से फेरस बन जाता है और फेरस के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब अगर HCl की कमी है तो बॉडी में आयरन की भी कमी हो जाएगी और एनीमिया हो जाएगी। एक चीज तो ये। दूसरा, ये जो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर है, अगर ये कम हो गया तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाएगी, क्योंकि इसके एब्जॉर्प्शन में कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। राइट। अब एक खास चीज और समझो कि जब फूड ऊपर से आता है इसमें सलाइवा मिक्स होता है, और जब ये पेट के अंदर इंटर करता है उस समय इसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। बोलो तो बोलो बोलस। मुंह से जो नीचे गया और स्टमक तक जो पहुंचा उसे क्या बोलते हैं? बोलस। ठीक। अब ये जितना भी एंजाइमेटिक या कह सकते हो बायोकेमिकल रिएक्शन हुआ ना, एंजाइमेटिक रिएक्शन, उसके बाद ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है। पाइलोरिक स्फिंक्टर क्यों? क्योंकि ये पाइलोरस से है, तो ये सब आ जाता है यहां पे पाइलोरिक में। ठीक। इस स्फिंक्टर से जो नीचे आया इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम। मतलब इसोफेगस से जो नीचे उतरा उसको बोला बोलस। इसमें क्या? इसमें सलाइवा यानी सलाइवरी एमाइलेज रहता है, और ये जो काइम रहता है इसी सलाइवरी एमाइलेज में फिर प्रोरेनिन, प्रोटीन, पेप्सिन, ये सारी चीजें रहती हैं। राइट। यानी गैस्ट्रिक जूस मिलकर इसमें गैस्ट्रिक बोलस में गैस्ट्रिक जूस मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं काइम। अब ये काइम कहाँ जाता है? काइम जाता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन सा है? वो दैट इज डिओडेनम। डिओडेनम। ठीक। जो कैसा रहता है? सी शेप रहता है। स्टमक तुम्हारा कैसा है? देखो ध्यान से, कैसा है? जे शेप्ड का है। स्टमक आपका जे शेप रहता है। ओके, ठीक है। चलो भाई, अब बात करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन की, चलो यही बात कर लेना, इसको मिटा देते हैं। देखो ध्यान से, यहां पे देखो ये स्टमक है। स्टमक कैसा है? जे शेप्ड का है। ठीक। स्टमक जहां से ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है, यहां पे जो डिओडेनम का स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला है उसको बोलते हैं डिओडेनम, स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है। उसके बाद होता है जिजनम। जिजनम की खास बात होती है, जिजनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक। क्यों होता है? क्योंकि जिजनम जो है हाईली वैस्कुलर होती है। बाद में जो लास्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होती है उसको क्या बोलते हैं हम? इलियम बोलते हैं। ठीक है। तो 3 पार्ट की आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हम बात करें भाई, ये आपका स्टमक, ये डिओडेनम हो गई, है ना? ये इस तरीके से कुछ ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट रहता है इस तरह से। ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, है ना? इसी के अंडर में ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना? स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सी शेप्ड आपकी डिओडेनम हो गई, है ना? डिओडेनम हो गई, फिर आपकी ये जिजनम हो गई, लास्ट में इलियम हो गई। ओके, हाईली वेस्कुलर पार्ट। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहां से आया क्या? काइम। ये आया काइम।
अब स्मॉल इंटेस्टाइन में और क्या क्या होगा, देखो यहीं से लीवर लगा होता है, क्या लगा होता है, यहीं से लीवर लगा है, लीवर से ही यहीं पे, लीवर से ही यहीं पे, यहां पे कह सकते हो, ये लीवर हो गया, यहीं पे छोटा सा गॉल ब्लैडर है ना, लीवर गॉल ब्लैडर। देखो ध्यान से, कभी जरूरी नहीं है कि फिगर बहुत अच्छा बने, बस लेबलिंग अच्छी हो जानी चाहिए कि एग्जामिनर को पता चल जाए भाई आपको पता है। लीवर से किसी भी तरह का कोई भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट नहीं होता, लीवर प्रोडक्शन करता है बाइल का, किसका, बाइल का प्रोडक्शन करता है, और गॉल ब्लैडर क्या करता है, इसी बाइल को कॉन्सेंट्रेट करने का काम करता है, और कॉन्सेंट्रेट करके इसको स्मॉल इंटेस्टाइन यानी डियोडिनम में हेपेटिक के थ्रू, जो हेपेटिक वॉल्व के थ्रू क्या करता है, वेन के थ्रू इसके अंदर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल देता है। ठीक है, उसके बाद यहीं पे स्मॉल इंटेस्ट मतलब स्टमक के पीछे का पोर्शन कह सकते हो, ये रहता है पैंक्रियाज। क्या रहता है, ये पैंक्रियाज रहता है, लगभग कितना 6 इंच या 15 सेंटीमीटर का रहता है। ठीक, जिसको बोलते हैं मास्टर डाइजेस्टिव ग्लैंड, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी में, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर को फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं, फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं, राइट। इसको सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड के साथ साथ मास्टर डाइजेस्टिव ग्लैंड भी बोलते हैं। कोई ऐसा एंजाइम या कोई ऐसा फूड नहीं है जिसको डाइजेशन के लिए आपका ये पैंक्रियाटिक जूस काम ना करे। ये क्या सिक्रेट करता है, पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस। अच्छा एक चीज और, तो क्या खाली प्रोटीन का डाइजेशन होता है, लिपिड का डाइजेशन नहीं होता? क्योंकि भाई स्टमक में कुछ अमाउंट में लाइपेज भी प्रेजेंट होता है, लाइपेज भी होता है, लेकिन अगर लाइपेज है तो स्टमक में प्रोटीन लिपिड का डाइजेशन क्यों नहीं होता है? क्वेश्चन है कि नहीं है? ये क्वेश्चन है कि जब लाइपेज प्रेजेंट है तो फिर लिपिड का डाइजेशन क्यों नहीं होता है, राइट। ध्यान रहे, ये जो लीवर है क्या सिक्रीट करता है, बाइल। कॉन्सेंट्रेट कौन करता है, गॉल ब्लैडर। और ये रोल क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम तो नहीं है, लेकिन डाइजेशन में मदद जरूर करता है। मींस फैट को इमल्सीफाई करने का काम, फैट को इमल्सीफाई करने, इमल्सीफिकेशन का काम करता है बाइल। इसके बाद ही ये डाइजेस्ट होता है। स्टमक में ये है नहीं, इसीलिए यहां पे डाइजेशन इसका होता नहीं। ठीक, तो ये सिक्रीट कर दे, ये डाल देता है। दूसरी चीज ये कि जो स्टमक का पीएच होता है लगभग 1.3 से 1.7 या 8 रहता है, यानी हाईली एसिडिक। तो जो काइम है, ये काइम कैसा है, काइम है एसिडिक। ठीक, तो पैंक्रियाज भाई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से तो स्लाइटली बेसिक शुरू हो जाता है, स्लाइटली बेसिक चालू हो जाता है, राइट। तो पैंक्रियाज जो हमारा है ये क्या सिक्रीट करता है, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, जिसमें एल्कली भी सिक्रीशन यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का भी सिक्रीशन करता है। कौन, पैंक्रियाज सोडियम बाइकार्बोनेट का भी सिक्रीशन करता है, राइट। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिसके डाइजेशन में, मीन्स चाहे भाई प्रोटीन की बात करें, अगर हम प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये मिटा देता हूं, है ना, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में बाकी जितना भी बचा हुआ चीज है उन सबका सिक्रीशन होता है, राइट। पैंक्रियाटिक जूस को मास्टर डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, मास्टर डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, राइट। भाई प्रोटीन के जो पेप्टाइड हैं उनके डाइजेशन के लिए काइमोट्रिप्सिन,
काइमोट्रिप्सिन, है ना, और ट्रिप्सिन, जिनकी मदद से मोस्ट सिंपलर फॉर्म में अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट भी मोस्ट सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। भाई कार्बोहाइड्रेट किसमें, ये भी मोनोसैक्राइड में, मोनोसैक्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। भाई कार्बोहाइड्रेट अलग अलग तरीके के, भाई जैसे माल्टोज की बात करें, कौन सा एंजाइम, माल्टोज के लिए माल्टेज, लैक्टोज के लिए लैक्टेज, है ना, भाई जो दूध वाला रहता है। ठीक, सुक्रोज के लिए सुक्रेज, ये अपने सारे के सारे मोनोसैक्राइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। भाई सिंपलर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज हो गया। लैक्टोज की बात करें तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सुक्रोज की बात करें तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, सारे के सारे मोनोसैक्राइड है। तो भाई प्रोटीन के डाइजेशन में पेप्टाइड बन गया था स्टमक में, है ना, इसको काइमोट्रिप्सिन ट्रिप्सिन ने अमीनो एसिड मोस्ट सिंपलर फॉर्म एब्जॉर्ब हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, काफी कुछ भाई माउथ में 30% हो गया था, 30% माउथ में हुआ, और जो 70% बचा था वो हो गया आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक, जिसमें से माल्टोज, जो माल्टोज है माल्टेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज बना लेता है। लैक्टेज की मदद से ग्लूकोज गैलेक्टोज बना लेता है। सुक्रोज की बात करें तो सुक्रेज एंजाइम होता है, सुक्रेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोस्ट सिंपलर फॉर्म बना लेता है। फिर बात करते काहे की, लिपिड की बात कर लो भाई। लिपिड को पहले इसके ऊपर बाइल की मदद से होगा इसका इमल्सिफिकेशन। क्या होता है, इमल्सिफिकेशन होता है, राइट। जब इमल्सिफिकेशन होगा उसके बाद इस पे अटैक करता है लाइपेज, इसके बाद अटैक करता है इस पे लाइपेज अफेक्ट करता है, और फिर जाके ये फाइनली लिपिड हमारा किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेकडाउन होता है, राइट। तो इस तरीके से मोस्ट सिंपलर फॉर्म में ये टूट गया, और टूटने के बाद क्या बन गया, मोस्ट सिंपलर फॉर्म यानी डाइजेशन। ठीक, अब जितना कुछ बचा स्मॉल इंटेस्टाइन का काम हो गया। फिर आए कहां पे, अपेंडिक्स की जरूरत नहीं, ये खत्म हो गया। असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड, और जितना अनडाइजेस्टेड है इसमें रेक्टम में जो फीसेस बैग है यहां पे भरा रहेगा। इस लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन तक कंप्लीट डाइजेशन खत्म हो जाता है, राइट। मतलब कह सकते हो कि लार्ज इंटेस्टाइन में सॉलिडिफिकेशन का काम होता है, ठीक, सॉलिडिफिकेशन का काम होता है। और बाद में जो सॉलिड फॉर्म में रहता है वो रेक्टम में, जितना भी पॉटी रहती है वो सब रेक्टम में, और बाकी जब ज्यादा प्रेशर बनता है तो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर चली जाती है। इस तरीके से हमारा कंप्लीट वन शॉट वीडियो में एक ओवरव्यू हमने दे दिया किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। कोई समस्या हो, कुछ और ना समझ में आया हो तो कमेंट करो। ओके, बाय।